हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में आपका हिंदी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, पेडागोजी का। तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हमने रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो सभी पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहें लास्ट तक क्लास में और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करें। और एक क्वेश्चन के माध्यम से कम हम लोग 4 और 5 नए क्वेश्चन को भी सीखने वाले हैं। तो कहने को तो लिए 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे तैयार। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना कैसी होती है? लचीलापन का अभाव मतलब कमी। क्या लचीलापन नहीं होना चाहिए अधिगम योजना में? अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, एक ही तरीके पर आधारित होनी चाहिए। तो जो अधिगम योजना होती है, अधिगम माने सिखाने की योजना, ठीक है, जो लेसन प्लान वगैरह होते हैं वो कैसे बनाए जाने चाहिए? वो बाल केंद्रित होने चाहिए, वो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। तो इसलिए पहले का हमारा सी हो जाएगा। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? स्वनीम, जिसको हम कहते हैं फोनीम, रेखाचित्र, आकृति, मॉर्फीन, भाषा विषयक। तो भाषा की देखिए आधारभूत जो फंडामेंटल संरचनात्मक इकाई है वो है हमारी स्वनीम, जिसको हम कहते हैं फोनीम। और इसका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे हमारे जो लेटर्स हैं, का है, खा है, गा है, टी है, पी है, आर है, यस है, तो इनका मीनिंग कोई भी नहीं होता, मीनिंग लेस जो होते हैं। तो दूसरे का हमारा पहला हो गया स्वनीम। क्वेश्चन नंबर 3, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में सूत्रलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। अब सूत्रलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो इससे बच्चों की किन की क्षमता में सुधार होगा? लेखन, श्रवण, पठन, लेखन, श्रवण, पठन, श्रवण, लेखन। तो देखिए इसमें लेखन और श्रवण का होगा। पहले बच्चे सुनेंगे फिर लिखेंगे, तो इसका आंसर बी होगा, ना कि ए होगा। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेखन पहले, क्या पहले बच्चे लिखेंगे बाद में सुनेंगे? नहीं, पहले बच्चे सुनेंगे, श्रवण करेंगे, फिर लिखेंगे, इसलिए इससे श्रवण एवं लेखन का विकास होगा। तो 3 का बी। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है? वो कौन सी विकलांगता होती है जिससे बच्चे का पढ़ने का प्रभावित होता है? वो अंतर नहीं कर पाता बी और डी में। 21 और 12 में वो कौन सी होती? उसको हम कहते हैं पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया। लेखन वैकल्य लिखने संबंधी, गणन वैकल्य डिसकैलकुलिया, लेखन वैकल्य को कहते हैं डिसग्राफिया। पठन वैकल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं वाला हो उसको सर्किल कर लिया करें, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 30 में 3 कथन सही है, एक गलत है, तो गलत वाला छांटिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किया जाता, नहीं, ये गलत है। क्योंकि भाषा कौशल का क्रम क्या होता है? इंग्लिश में LSRW, और हिंदी में जिसको कहते हैं हम सूबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इनका एक क्रम होता है। भाषा को जो है हम एक क्रम से सीखते हैं, ना कि एट रैंडम। इसलिए हमारा इसमें कौन सा गलत है? डी गलत है, इसीलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? ये नीति 2020 के अनुसार किस किस चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए? अंग्रेजी, विदेशी भाषाएं, मातृभाषा संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, संस्कृत, विदेशी भाषाएं, शास्त्रीय भाषा। घर को मातृभाषा घर की होगा, घर की मातृभाषा, घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा, विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा है। तो इसका जो है डी वाला है।
देखिए, चाहे घर की भाषा कहिए चाहे मातृभाषा कहिए, ये सबसे पहले पढ़ानी है। फिर दूसरी भाषा के रूप में आप उसको कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, ये पढ़ा सकते हैं। विदेशी भाषा इंग्लिश है, फ्रेंच है, ये पढ़ा सकते हैं। तो 6 का डी होगा। और मातृभाषा से कम क्लास 5 तक को पढ़ाने की जो है NEP 2020 बात करती है, क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे अच्छी प्रकार से अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। भाषा अर्जन का अर्थ है, ये पहला ही चैप्टर है जो हमने लाइव क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। भाषा अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। देखिए, एक होता है अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयास के माध्यम से सीखते। अर्जन वो होता है जो स्वयं अपने आप वातावरण से हो जाता है। जैसे जिस व्यक्ति की परिवार की जो मातृभाषा होती, वही परिवार की बच्चा जो है भाषा सीख लेता है। किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना नहीं, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, अनकॉन्साइसियस स्वाभाविक प्रक्रिया, अपने आप ही सीख जाता है बच्चा अपनी मातृभाषा परिवार की भाषा को। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं अब मातृभाषा हिंदी को अपने आराम से सीख गया। इसके लिए मुझे बोलने के लिए, सीखने के लिए कहीं स्कूल नहीं जाना पड़ा। तो 7 का बी हो जाएगा। श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। अब वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है। इसे क्या कहेंगे, कौशल का अंतरण, पठन अंतरण, अधिगम अंतरण या पठन युक्ति। तो इसको हम कहते हैं, मतलब पहले उसकी मातृभाषा संताली ठीक है, फिर बाद में उसने क्या धीरे धीरे फ्रेंच को सीख लिया। जैसे फ्रेंच ना सीख कर हमने मान लीजिए इंग्लिश सीख ली, तो इसको कहते हैं कौशल का अंतरण। 8 का ए। भाषा में सहजात से क्या तात्पर्य, सहजात क्या होता है, इसका मतलब क्या है। सहजात का मतलब स्वयं से, आराम से। वाचन में मनुष्य की स्वैच्छिक प्रकृति, भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, भाषा बोलने की मनुष्यों को स्वाभाविक क्षमता, भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना। तो देखिए, सहजात का मतलब स्वयं से, स्वाभाविक रूप से। जैसे मातृभाषा जो होती है वो सहजात भाषा होती है, क्योंकि मातृभाषा को हम बड़ी आसानी से, स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश से सीख लेते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। यही बात नोम चोम्स्की जी ने कही है कि बच्चे जो है भाषा को सहजात रूप से सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया चोम्स्की जी से। चोम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता, योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, सामाजिक अधिगम। तो भाषा अर्जन उपकरण से संबंधित है सहजात, मतलब स्वाभाविक रूप से हम अपनी मातृभाषा का अर्जन कर लेते हैं। यही बात नोम चोम्स्की जी ने कही है। नोम चोम्स्की जी ने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और इन्होंने LAD की संकल्पना दी है। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है क्योंकि उनके दिमाग में एक काल्पनिक डिवाइस होती है जिसका नाम इन्होंने दिया है भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रथम भाषा अर्जन क्या है, फिर वही क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से। प्रथम भाषा अर्जन क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। विद्यार्थी के सचेत प्रयास हैं, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा सीखी जाती प्राकृतिक प्रक्रिया। प्राकृतिक कहिए, स्वाभाविक कहिए। देखिए, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए, बोलने के लिए कभी भी स्कूल नहीं जाता। जो नहीं स्कूल जाते हैं वो भी अपनी मातृभाषा में बातचीत कर लेते हैं। तो इसलिए 11 का हो जाएगा हमारा डी। प्राकृतिक कहिए या इसको स्वाभाविक कहिए, मतलब दोनों का एक ही है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं बोलने की, ठीक है, उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है। अन्य भाषाएं बाद में सिखाई जाती हैं, पहले शुरुआत की जाती है मातृभाषा से। वह क्या कहलाता है, बुनियादी कक्षा, मानवीय उपागम, द्विभाषिक कक्षा, बहुभाषिक कक्षा। तो इसको हम कहते हैं बहुभाषिक कक्षा। यही अनुशंसा जो है NEP 2020 ने की है कि बच्चों को
क्लास 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाइए, उसके बाद में जो है आप अन्य किसी भी भाषा में पढ़ाइए। अन्य भाषाओं को पढ़ाना वो बाद में, पहले मातृभाषा। तो 12 का डी। जब विद्यार्थी आनंद के लिए, मज़ा आने के लिए पढ़ता है तो इसका तात्पर्य व्यस्त, संलग्न माने व्यस्त हैं, बिजी हैं। किस चीज़ में बिजी हैं? सरसरी दृष्टि से पठन। जिस चीज़ में हमको आनंद आता है उसको हम सरसरी दृष्टि से कभी भी नहीं पढ़ते हैं। बारीकी से पठन, गहनता के साथ पठन, विस्तार से पठन। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा गहनता से पठन, बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं अगर हमारे कोई मन की चीज़ है। ठीक है, तो 13 का सी। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं। मतलब कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग क्या होते हैं? एकल भाषी बच्चे में, द्विभाषी बच्चे में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। तो ये होते हैं द्विभाषी बच्चे में क्या? कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 15, बहुकल्पीय प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान कर प्रश्नों के उदाहरण दिए जिनमें हम बहुधा परीक्षण में देखते हैं। ये किस प्रकार के परीक्षण होते हैं? जो बहुकल्पीय प्रश्न, जो हमारा सीटेट का एग्जाम होगा वो किस प्रकार के पेपर होगा? वो वस्तुनिष्ठ होगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 4 का एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ए हो जाएगा 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? आपको समानार्थी याद करने, विपरीतार्थी विलोमा शब्द याद करने, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपके लिए सबसे अच्छी टेक्निक रहेगी शब्दकोश, संकलन, शब्द समूह का सूची कोश, उच्चारण निर्देशिका। तो सीधी सी बात है कि आपको लिस्ट दे दी जाए, सूची दे दी जाए जिसमें बहुत सारे समानार्थी लिखे हों और बहुत सारी विपरीतार्थी हों, तो 16 का सी हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की डाउट है, समस्या है, तब आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने दिल में मत रखना जो चीज़ आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करते हैं। जो क्रॉस वर्ड पजल होता है, जो न्यूज़पेपर में आता है, सुडोकू, वो मिलाने को होता है, किससे कौन सा शब्द बन सकता है, कौन से कौन शब्द बन जाता है। इससे होता क्या? इससे आपकी जो वोकेबुलरी होती है वो बहुत डेवलप होती है, तो शब्द संपदा आपकी जो है वो डेवलप होती है। न्यूज़पेपर में लास्ट पेज में होता है। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है या करती है, वह भाषा के प्रकार का प्रयोग कर रहा है या रही है। मतलब अगर किसी को अपनी भावना, इमोशंस व्यक्त करनी है, कहना है, अपनी कोई बात रखनी है, तो वो किस प्रकार का आएगा? सूचनात्मक, निर्देशात्मक, विकासमूलक या व्यंजक या अर्थपूर्ण। तब अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं तो कब, किस समय, किस बात को कैसे कहना है, उसके मतलब क्या, अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वह भाषा के व्यंजक या अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग कर रही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक रिमेडियल टीचिंग शिक्षण दिया जाना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण कब आप बच्चों को देंगे? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। देखिए, उपचार कब किया जाता है? किसी समस्या का समाधान कभी आता है जब कोई समस्या हो। अगर बच्चे किसी चीज़ को, अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तब ही हम उनको सिखाएंगे अलग से, तो इसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित है। यह प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है।
इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती नहीं, कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती। ये बच्चे के सचेत प्रयास मतलब कि अधिगम करके सीखने के क्या कैसे हम सीखते हैं कि अर्जन जो है कभी भी हम सीखते नहीं, अर्जन अपने आप से प्रकृति से स्वयं सहज हो जाता है। तो इसका 20 का हमारा ए वाला सही हो जाएगा। निकटस्थ विकास का शब्द शब्दावली किससे संबंधित है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि ZPD जो किसने दिया था? लेव वाइगोट्स्की जी ने दिया था। ये है क्या? ZPD क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषित सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो कि लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया था, तो उससे संबंधित है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन अभियान का उद्देश्य, इसका उद्देश्य बहुत पूछा जाता है। उद्देश्य है कि बच्चे पठन मतलब पढ़ने और लिखने में निपुणता, स्किल, परफेक्टनेस अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे किस क्लास तक बच्चे पहुँचे तब उनको मूलभूत डेली लाइफ की मतलब अपनी मातृभाषा पढ़ने लगें और लिखने लगें और अंकों का ज्ञान आ जाए। कौन सी क्लास के अंत तक? कक्षा 3 में पहुँचे तब तक। और निपुण भारत मिशन का उद्देश्य कब तक है? 2025 तक। ये प्राथमिक विद्यालयों में इसमें चलाया जा रहा है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? इससे पहला सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो कि भाषा की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तब उसका आंसर स्वनिम था, फोनिम। अब पूछते हैं अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ हो, वो होता है हमारा रूप विधान, रूपिम जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फीम। मॉर्फीम जिसका मीनिंग हो, जैसे हाथ, नाक, कान, कैट, डॉग, इन सभी का मीनिंग है, तो ये अर्थपूर्ण है, तो इसको कहते हैं रूप विधान या मॉर्फीम। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना मॉर्फीम। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है, ई सी आ ऐसे करके बोलने लगता है, तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? बबलाना, क्लिकिंग, कुइंग, बुदबुदाना, मॉर्फीम। तो मॉर्फीम तो होगा नहीं, तो इसको कुइंग कहते हैं। और जब यही शिशु 5 से 6 महीने का हो जाएगा, जब ये माँ, पा, ना, चा ऐसे करने लगे, तब उसको कहते हैं बेबलिंग, बबलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुइंग करना। कुइंग के बाद ही बच्चों बबलाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। ये किस प्रकार की गतिविधि है? मतलब टीचर ने आधा तो काम कर दिया और फिर आधे के लिए बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। अनुभव आधारित गतिविधि, समूह गतिविधि, लेखन गतिविधि, अंतर्बोध आधारित गतिविधि। कैसी गतिविधि ये है? ये है अनुभव आधारित गतिविधि। कैसे? मतलब आधी चीज़ तो उनको बताई दी गई है, अब आधी में क्या हुआ उससे वो सीखें, तो उसके हिसाब से फिर वो अनुमान लगाएं कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए 25 का ए सही है। 26, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने के लिए, वोकेबलरी डेवलपमेंट करने के लिए सबसे अच्छी युक्ति है, उपाय है? कैसे हम कर सकते हैं? समानार्थी विपरीतार्थी शब्दों को याद कराना, क्या ये चीज़ सबसे अच्छी है? नहीं। दिए गए संदर्भ में शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, कब किस संदर्भ में किस शब्द का क्या अर्थ होगा। देखिए जैसे हम बताएं आम, आम शब्द लिखा है, आज मैंने आम खाया, तो इसका मतलब हो गया फल की बात हो रही। अब हम कहते हैं आम लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजना चाहिए, तो आम लोग। तब यहाँ पर आम का मतलब वो नहीं है, ठीक है, तो आम का मतलब यहाँ पर बदल गया है।
इसी प्रकार से संदर्भ में कब हमको किस शब्द का प्रयोग करना है। तो 26 का हो जाएगा हमारा बी। जैसे एक शब्द और है हस्त। हस्त माने क्या होता है? हाथ, ठीक है। और हस्त का अर्थ एक स्लिप कर गए, चलिए कोई बात नहीं। तो 26 का बी। कुल मिला के हमको संदर्भ के अनुसार बच्चों को सिखाना है। हाँ, ये था यहाँ पर हस्त नहीं, ये हम बताना चाह रहे थे कर। कर माने क्या होता है? कर। कर माने हाथ, कर माने हाथ और कर माने टैक्स। मुझे इस सरकार को बहुत कर देना पड़ता है, तो इसका मतलब है मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। आज मेरा कर हाँ काम नहीं कर रहा है, कर का मतलब यहाँ पर हाथ है। तो कब किस शब्द का हमको प्रयोग करना, इसे ही कहते हैं संदर्भ के साथ नए अर्थ का अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 27, बहुभाषिता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में हमेशा ध्यान रखना के रूप में ही हमको करना, जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा व स्वीकृति का एहसास हो, बच्चे बहुत सी भाषाएं से चर्चित हो सके। देखिए, बहुभाषा को हमको संसाधन के रूप में क्यों लेना? जैसे ये अगर क्लासरूम है, इसमें सभी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तमिल भी बोलने वाले हैं, मलयालम भी हैं, हिंदी भी हैं, गुजराती भी हैं। तो अगर आप एक ही प्रकार के बच्चों को अगर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, अगर इस क्लास में सभी भाषाओं को, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं इस क्लासरूम में, और आप केवल कुछ ही भाषाओं को, जो आपकी लैंग्वेज मातृभाषा, उसी भाषा वाले बच्चों को अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो अन्य भाषाओं वाले जो बच्चे होंगे वो असहज महसूस करेंगे। इसलिए हमको सभी की भाषाओं का सम्मान करना है। 27 का सी, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास हो। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, जिससे, अब कहानी बच्चों को क्यों सुनाई जाती है क्लासरूम में, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो सब 3 इसमें गलत हैं। देखिए, मनोरंजन होता है, लेकिन इससे भी और ज़्यादा सही क्या है? भाषा को समग्र रूप में, पूरी भाषा को सीधे कहानी में प्रयोग कर दिया जाता है, उसमें अलग नहीं बताया जाता इसमें कौन है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म क्या है, सब होल रूप से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, मतलब बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस चीज़ को प्लीज़ रट लीजिए, याद कर लीजिए, किसने दी थी? नोम चोम्स्की जी ने। क्यों बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है? क्योंकि उनके दिमाग में एक काल्पनिक डिवाइस इन्होंने बताई थी, जिसका नाम LED है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR, इसके ऑप्शन कट गए हैं। श्रवण, चलिए यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये होती क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि में अवबोधन विषय का आधार। अब तो TPR क्या है? इसकी फुल फॉर्म है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसकी हिंदी क्या होगी? संपूर्ण शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। जेम्स असरा हैं, एक अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट। उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चों को जो आप जो चीज़ आप पढ़ाएं उसको गतिविधि के माध्यम से जोड़िए। जैसे आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं हैंड, उनने तो हैंड माने हाथ, तो बच्चे ने हाथ अपना पकड़ के हिलाया। आपने कहा बेटा नोज़, तब उसने अपनी नाक को टच किया। आपने कहा आई, आई माने आँख, तब उसने आँख को पकड़ा। तो
और जैसे छोटे पर हम गाते थे चंदा मामा आ जा दूध मलाई खा जा, तो हाथ भी चलाते थे। इसका मतलब है हमको भौतिक क्रिया भी भाषा के साथ करनी चाहिए, तभी हम भाषा को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो अवबोधन विषय का आधार है श्रवण, मतलब सुनना। पहले बच्चे सुनेंगे फिर मूवमेंट करेंगे। तो भाषा को शारीरिक क्रिया से जोड़ दीजिए, यही है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जेम्स असहर ने इसको दिया है, अच्छे से लिख लीजिए। जेम्स असहर, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए, जिसका भी पेपर 14-15 दिसंबर को है। थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।